Hello everyone. In this lecture we are going to study about extraction of metals. क्लास 10th के metals and non metals चैप्टर के एक पार्ट में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में हमें समझना है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स देखने वाले हैं जरा इस चार्ट से समझ लेते हैं। सबसे पहले किसी भी मेटल को अगर एक्सट्रैक्ट किया जाए तो वो हमें पता होनी चाहिए कि जितने भी मेटल्स हैं वो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है। सो मेटल्स आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अब अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मेटल्स ये प्रेजेंट हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? दे कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ कंबाइंड स्टेट और कंपाउंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो या फिर फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो जितने भी हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कभी भी फ्री स्टेट में तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकते। तो वो किस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं? वो कंपाउंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते। हो सकता है वो ऑक्साइड बनाया हो, जैसे आयरन है वो ज़मीन के अंदर किस फॉर्म में होगा? रस्ट के फॉर्म में, यानी कि आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट हो। तो इसी तरीके से जो जितने भी मेटल्स हैं, कुछ मेटल्स जो हाई रिएक्टिव है वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं और जो बहुत कम रिएक्टिव है या फिर जो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब ये जिस जगह पर प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, दोज मटेरियल्स इनसाइड द अर्थ दैट कंटेन्स मेटल्स आर कॉल्ड मिनरल्स। अब उस मिनरल्स में कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिसमें से कि मेटल्स को निकाला जा सकता है और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें से निकाला नहीं जा सकता। मतलब प्रॉफिटेबल वो प्रोसेस नहीं होगा, ना ही वो कन्वीनियंट है। यानी कि कुछ ऐसे मेटल्स हैं, जैसे कुछ ऐसे धरती के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट है जहाँ से आप मेटल नहीं निकाल सकते या आपके पास वैसे प्रोसेस उस तरीके की चीज़ें नहीं अवेलेबल है, तो वो उससे नहीं निकाला जा सकता। इसका मतलब है कि एक तो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है जितने भी मटेरियल्स सभी हो गए मिनरल्स। अब उस मिनरल्स में कुछ पार्ट से जो मटेरियल्स या फिर मेटल्स है उसे आसानी से निकाला जा सकता, देन दे आर कॉल्ड ओर्स। ठीक है, मीन्स ओर्स आर दोज मिनरल्स फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट द मेटल्स इजिली एंड कन्वीनियंटली। आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक, अब उसी ओर्स से जो मेटल्स को निकालने के जितने भी प्रोसेस होते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। और मेटलर्जी इज अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स फ्रॉम द ओर्स। यानी कि आपको ओर्स से क्या चाहिए? मेटल्स हमें निकालना है। अब उसके लिए बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, तो ये सभी प्रोसेस को इस लेक्चर में समझना, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में समझना। अब इसे समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा इस चार्ट को। अब इस चार्ट में क्या चीज़ें हैं, अगर ये चार्ट याद हो गया अच्छे तरीके से तो समझिए कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल समझना बहुत ही आसान है। क्या है इस चार्ट में? सबसे पहले आपने ज़मीन के नीचे से ओर्स निकाला, मिनरल्स था उसमें से कुछ ओर्स को आपने सेपरेट कर लिया। जैसे कि आप बॉक्साइट कह सकते हो, एल्युमिनियम का ओर है ना, कॉपर ग्लांस हो गया, क्यूपराइट है, इस तरीके के बहुत सारे ओर्स प्रेजेंट है। अब एक बार ये ओर्स मिल चुका है तो ज़मीन के अंदर से जो ओर्स आप निकालोगे उसके अंदर कुछ रॉक्स, अर्थ पार्टिकल्स है ना, सैंड पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो ये चीज़ें जो प्रेजेंट होती है ओर्स के अंदर उसे आप कहते हो गैंग और मैट्रिक्स। ठीक है, द अर्थी और सैंडी पार्टिकल्स, रॉक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ओर्स, यानी कि कंपाउंड, जो कंपाउंड है उसके अलावा जो अलग अलग पार्टिकल्स प्रेजेंट है आप उसे बोल दोगे गैंग। गैंग मीन्स GANGUE, गैंग और मैट्रिक्स। क्या हो गया गैंग और मैट्रिक्स? इट मीन्स दीज आर अर्थी और सैंडी और रॉकी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ओर्स आर कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि इस गैंग और मैट्रिक्स को रिमूव कर देना उसमें से। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। समझ गया कि ओर्स जो कंपाउंड था, डायरेक्ट कंपाउंड को तो साफ नहीं किया जा सकता। सबसे पहला स्टेप है कि उसके अंदर जितने भी ये मिट्टी वगैरह जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उस पार्टिकल्स को रिमूव कर देना। तो उसे हमने रिमूव कर दिया तो उसे कह दिया हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। इट इज ऑल्सो नोन एज एनरिचमेंट। इसका दूसरा नाम है एनरिचमेंट। सो सेकेंड प्रोसेस इज enrichment of the ore, either concentration of ore or enrichment of the ore. Now after getting the enriched or concentrated ore, the ores are divided into 3 categories। यानी कि ores को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया हमने।
सबसे पहला होगा जो भी हाई रिएक्टिव मेटल्स के ओर से, दूसरा मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स के जितने भी ओर से, और थर्ड है जो लेस रिएक्टिव मेटल्स के ओर से। सबसे पहले अब रिएक्टिविटी सीरीज एक बार रिवाइज कर ले। कहाँ से शुरू होता है? पोटेशियम से स्टार्ट होता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, यहाँ तक तो सभी को पता होगा। अब इसमें एक नॉन मेटल को ऐड करते हैं, ठीक है। इस रिएक्टिविटी सीरीज में आपको एक नॉन मेटल याद रखने कि एल्युमिनियम के बाद एक नॉन मेटल होता है कार्बन। अब ये कार्बन क्यों लिखा है वो आगे पता चलेगा हमें वीडियो के लिए। नेक्स्ट है जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर। अब कॉपर को हमने दो जगह लिखा, एक इस जगह पर यानी कि मॉडरेट रिएक्टिव में भी है और लेस रिएक्टिव में भी। अब क्यों है वो भी समझते। कॉपर के बाद क्या होता है? Hg मर्क्यूरी, Ag सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। सो हेयर ऑल द मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज। अब इसके बेसिस पर हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है हाई रिएक्टिव मेटल्स, पोटासियम से लेके एल्युमिनियम तक, ठीक है। इसका मतलब हो गया ये जो मेटल्स है, दीज मेटल्स आर टॉप इन द रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि इनकी रिएक्टिविटी हाई होगी। अब हाई है रिएक्टिविटी, इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब है कि इन सभी मेटल्स को दूसरे मेटल से रिड्यूस नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप कैरी आउट करवाना चाहो तो आप नहीं करवा सकते। और साथ में दूसरी बात क्या है, सपोज करते आपके पास कैल्शियम, मैग्नीशियम या एल्युमिनियम का कोई और है और आप चाहते हो कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाए, तो इसके लिए क्या करोगे? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सभी मेटल्स जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसे यूज़ करोगे, बट दैट विल नॉट बी अ चीप, वो ज़्यादा ही कॉस्टली होगा। और जो मेटल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए? दैट मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव और दैट प्रोसेस मस्ट बी प्रॉफिटेबल एज वेल एज कन्वीनियंट। सो we will not reduce the aluminum with the help of magnesium और calcium. So we can, तो फिर क्या किया जा सकता है इन सभी मेटल्स को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि प्योर इनके कंपाउंड से आपको प्योर मेटल्स निकालने के लिए? तब एक है कि इसका कर दिया जाए इलेक्ट्रोलाइसिस। सो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कंपाउंड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मोल्टेन ओर, यानी कि जो आपके पास ये कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स थे हाई रिएक्टिव मेटल्स के, इसे क्या किया जाए? इसमें इसे मोल्टेन कर दिया गया बाय हीटिंग। बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करने पर ये मेल्ट हो जाएंगे ये सभी ओर्स, एंड आफ्टर दैट वी विल पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, देन वी विल पास इलेक्ट्रिक करंट। अब जब इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए तो जो प्योर मेटल्स हैं, प्योर मेटल्स कैसे होते हैं? मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, सो दे विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जो कैथोड है वो अपना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते और जो मेटल्स है उस ओर में, सपोज करिए आपके पास एक ओर है NaCl, ठीक है। सो वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द सोडियम फ्रॉम दिस सोडियम क्लोराइड ओर। सोडियम क्लोराइड ओर है, इसमें से आपको सोडियम एक्सट्रैक्ट करना, तो फर्स्ट वी हैव टू मेल्ट द सोडियम क्लोराइड। तो आपने इसे क्या कर दिया? मेल्ट कर दिया। मेल्ट कर क्यों किया जाता है मेल्ट? ताकि ये जो बॉन्ड है Na और Cl के बीच, वो बॉन्ड कैसा हो जाए? वो हो जाए वीक हो जाए, ताकि आयंस मूव करने के लिए फ्री हो जाए, ठीक है। देन आफ्टर सो NaCl molten for, and then we will pass electric current through NaCl। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये जो सोडियम है इट विल गेन वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड एंड वी विल गेट प्योर Na। इट मीन्स at cathode this sodium Na plus in this molten form, सोडियम किस फॉर्म में है? सोडियम तो कंबाइंड फॉर्म में, यानी कि Na प्लस के फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है किससे? कैथोड, बिकॉज कैथोड्स आर नेगेटिवली चार्ज, सो इट रिलीजेज इलेक्ट्रॉन एंड सोडियम गेन्स वन इलेक्ट्रॉन एंड वो बिकम्स Na, ठीक है। बट at anode what will happen? This Cl minus releases one electron and becomes Cl, but and again one more Cl goes there and combines and forms Cl2, so 2 Cl minus gains 2 electron and forms Cl2,
In this way we can say during the electrolysis process we obtain pure metal at the cathode, while the gas, it can be either chlorine gas or oxygen gas, is obtained at एनोड। तो इस बात पर ध्यान देना हमें कि जब भी आप पहले तो कौन कौन से मेटल्स को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से अलग किया जा सकता है, तो हाई रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से हैं, पोटासियम से लेकर एल्यूमिनियम तक। दूसरी बात कि आखिर इलेक्ट्रोलाइसिस ही क्यों किया जाता है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर रिड्यूस किया जाए दूसरे मेटल्स से तो उनके लिए वो ज़्यादा कॉस्टली होगा, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इन मेटल्स की, ये सभी मेटल्स की, तो फिर कौन से इलेक्ट्रोड पे क्या चीज़ें मिलेंगी हमें, तो कैथोड पर हमें क्या होगा कि जो मेटल है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और वो प्योर मेटल हमें कैथोड पर मिलेगा, बिकॉज कैथोड्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड मेटल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, सो इट विल मूव टुवर्ड्स कैथोड। अब अगर एनोड की बात करें तो जो एनोड पर है, एनोड होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, तो जो नेगेटिवली चार्ज आयंस है वो एनोड की तरफ जाएंगे और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने के साथ साथ वो या तो क्लोरीन गैस या फिर ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट, अब इस चीज़ को समझ लेते हैं थोड़ा अच्छे से। तब तक आप इसे नोट कर सकते हो जो कुछ भी समझ आ रहा है, ठीक है। नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, यानी कि अब जितने भी मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से, कार्बन के बाद जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, ये सभी क्या है, मॉडरेट रिएक्टिव, यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव है और ना ही कम रिएक्टिव मेटल्स है, ये सभी क्या है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। और जितने भी मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उसे किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है, उसे कर सकते हैं। अब जितने भी मॉडरेट रिएक्टिव ओर्स प्रेजेंट है, ठीक है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स के ओर्स, तो सबसे पहले हमें उसमें आइडेंटिफाई करनी है दो चीज़ें, कि जितने भी कार्बोनेट ओर्स होंगे उसे एक तरफ करना है और जितने भी सल्फाइड ओर्स है उनके लिए अलग प्रोसेस है। समझ रहे हो बात, जो ओर्स है उसे दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज कार्बोनेट ओर्स एंड सेकेंड वन इज सल्फाइड ओर्स, ठीक है। जैसे आप कैलमाइन की बात करें तो ZnCO3 है, ठीक है। उसी तरह अगर बात करें किसकी, कॉपर ग्लास की, Cu2S, तो कुछ सल्फाइड ओर्स होंगे और कुछ होंगे कार्बोनेट ओर्स। तो जितने भी कार्बोनेट ओर्स हैं, ठीक है, जितने भी कार्बोनेट ओर्स हैं उसमें CO3 प्रेजेंट है और हमें पता है कि कार्बोनेट ओर्स को अगर हीट कर दिया जाए तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक डाउन हो जाएगा। इट मीन्स वी कैन गेट द मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग द कार्बोनेट ओर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान से समझिए, कैल्सिनेशन प्रोसेस में अगर कार्बोनेट ओर्स हैं उसे ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट किया जाए देन वी विल गेट अ मेटल ऑक्साइड। तो क्या मिलेगा हमें, मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। तो कैल्सिनेशन मीन्स हीटिंग द कार्बोनेट ओर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये आप नोट डाउन भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज जितने भी सल्फाइड ओर्स हैं, ठीक है, Cu2S है, ZnS है, जिंक ब्लेंड, तो जितने भी सल्फाइड ओर्स हैं, सल्फाइड ओर्स, उस सभी सल्फाइड ओर्स को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हीट कर दिया जाए, ऑन हीटिंग द सल्फाइड ओर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू ऑब्टेन मेटल ऑक्साइड इज नोन एज रोस्टिंग। फिर से समझना, रोस्टिंग इज अ प्रोसेस in which sulfide ores are heated in the presence of oxygen। अब सबसे पहला डाउट यही होता है कि आखिर कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर दोनों को ऐसे तरीके से क्यों किया जाता है कि हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाए, ठीक है, समझ रहे बात।
वाई डू वी use the process of calcination or roasting to convert these ores into metal oxide? तो इसका रीज़न है कि we can easily reduce the metal oxide to metal. जो मेटल ऑक्साइड है उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करना बहुत आसान है या फिर कॉस्ट इफेक्टिव है इन कंपैरिजन टू जो अदर प्रोसेसेस हैं। तो सबसे बेस्ट क्या है कि इन सभी को पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हीट करना है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होगा। ऑक्सीजन तो है एनवायरनमेंट में, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दीजिए या ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट कर दीजिए। अब एक बार मेटल ऑक्साइड मिल गया तो हमें पता होनी चाहिए ये सभी मेटल्स जितने भी मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं दे आर लेस रिएक्टिव देन कार्बन। ठीक है, क्या है, ये सभी कार्बन से लेस रिएक्टिव है। तो फिर क्या किया जा सकता है? In this case, we can reduce